नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदन आई से स्वागत है। और हमें उम्मीद है जैसे कि 25 मई 2025 की जो यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा है, उसकी तैयारी में आप तैयारी कर रहे होंगे। और हम यह भी उम्मीद रख रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और ये लक्ष्य यूपीएससी बैच 2025 आपके लिए है। और ये जो क्लासेस हैं वो भी आप लोगों के लिए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपका इतिहास का अध्यापक और आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ। और इसमें हम एक-एक चीज़ को विस्तार से पढ़ रहे हैं। और इसी दरमियान से हमने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी थी उसको हमने कवर कर लिया है। यानी कि आप इससे पहले लेक्चर देख कर के आप उसको यहाँ से अपनी जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्लासेस तैयार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आज जो हमारा स्टार्ट होगा क्लास 7th की एनसीईआरटी, और जिसमें हमारे समाज विज्ञान की पुस्तक है, हमारे अतीत सेकंड से हम हमारे अतीत 2 बोलेंगे। और जैसे हमें लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और हमें भी समझाने में अ, आपको समझाने में सफल हो पा रहा होऊँगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें समझ पा रहे होंगे। और वही आपका जो कीमती टाइम गँवाए बिना हम चलते हैं। और ध्यान रखना, आपकी 25 मई 2025 यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा, उसी को ध्यान में रख कर के आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो आज 7th क्लास का इतिहास एनसीईआरटी का हमारा 30 सेकंड का जो पहला चैप्टर है उसको हम देखेंगे। अब इसमें देखते हैं कौन-कौन चैप्टर हैं, एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया कि हमारे अतीत सेकंड जो हमारे समाज विज्ञान की पुस्तक है, समाज विज्ञान की पुस्तक है, इसमें हम देखेंगे ये कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। लेकिन हमने वो चीज़ नहीं पढ़ पाई सही से, इसलिए हमको दोबारा से अपने टर्म तैयार करने पड़ रहे हैं। परीक्षा देनी है तो हमें करना है, क्योंकि हमको सबसे बेहतर जानना है। और हमने आपको एनसीईआरटी जो है उसका हमने उस दिन बता दिया था, है ना? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो हम चलते हैं, इस पे कितने अध्याय हैं? एक बार हम इनके अध्यायों के बारे में देख लेते हैं। फिर चलते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। और आज का सेशन ज़बरदस्त बना है और अच्छे से करके इसको कवर करेंगे। और आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे हम विषय सूची को देखेंगे, इसमें विषय सूची क्या है ना? तो इसमें हमारे जो अध्याय हैं, इसमें कुल 10 अध्याय हैं इस पुस्तक में। तो आज की क्लास में हम अध्याय 1 को कवर करेंगे। आज की जो क्लास हम आप लोग के साथ कर रहे हैं, इसमें हम अपने एक अध्याय को करेंगे, जिसमें क्या है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जो 1000 वर्ष का जो समय है, उस समय में कौन-कौन से परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के जो पड़ताल की गई है, उसको अब जानेंगे, है ना? किन-किन चीज़ों का बदलाव हुआ है। दूसरा है इसमें नए राजा और उनके राज्य, इनको भी हम पढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तान, इनको भी पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य, इसको भी हम पढ़ेंगे। विस्तार से पढ़ेंगे, एक-एक शब्द को पढ़ेंगे। शासक और इमारतें, ये नगर व्यापारी और शिल्पीजन, ये भी पढ़ेंगे हम। जनजातीय, खानाबदोश और जगह बसे हुए समुदाय, इनको भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम क्लास 7th की एनसीईआरटी करेंगे तो हमें हर चैप्टर को डिटेल से एक-एक शब्द को पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है क्या? एक-एक बात को जानना। ईश्वर से अनुराग और क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और जहाँ आपका इस क्लास का जो अंतिम चैप्टर होगा, वो होगा 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो इतने इतने चैप्टर हमको पढ़ने हैं, है ना? तो इनको बड़े आराम से, तसल्ली से और एक-एक शब्द को पढ़ते हुए, समझते हुए चलेंगे। तो अब हम चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। जो हमारी जो काम की चीज़ है, हमें उसको ही पढ़ना है। और उसमें जो दिया उसको आप पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास बुक हो तो। ये चैप्टर हमारा अध्याय नंबर 1 है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जो-जो परिवर्तन हुए थे, जो भी चेंजेस हुए थे, उनके बारे में उन्होंने बताया है। तो एक बार ये आप थोड़ा मैप देख लेंगे ये, है ना? ये जो मैप दिखाया गया है ना ये, इस मैप को देखेंगे। इस मैप को देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जो मैप हम देख रहे हैं, हम इस मैप के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे अभी।
इसको देखने में आपको क्या समझ में आ रहा है? अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि किसका मैप है ये, है ना? और ये क्या बना हुआ है, कौन सी भाषा लिखी हुई है, हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा ही नहीं है। तो ये जो आपको जो मैप दिख रहा है ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप का उल्टा मैप है ये। हम अभी जो वर्तमान में जो हम मैप पढ़ते हैं ना, जो हम अपने वर्तमान में जो मैप यूज़ कर रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप का, तो वो उत्तर में हमारी कश्मीर दिखती है, लेकिन हमें इसमें उत्तर में तो हमें श्रीलंका दिखाई दे रही है इसमें, है ना? तो श्रीलंका का भाग उत्तर दिशा में है ना? ये दक्षिणतम बिंदु होता है वैसे, लेकिन इसमें उत्तरतम बिंदु दिखाया गया है। तो ये पुराने मैप हैं, तो इनके बनाने की विधि में भी चेंजेस हुआ, बदलाव हुए। और अब जो मैप बदल के आ रहे हैं, उनको देखने में क्या समानता पाई जाती है, वो इसमें बड़े आसानी से एक-एक शब्द में डिफाइन कर दिया है। वही चीज़ तो हमें समझनी है। तो उस समय क्या होता था और अब क्या हो रहा है? अतीत हम अपने अतीत को ही जान रहे हैं, है ना? तो जो ये चेंजेस आपको देखेंगे, वो 1000 वर्षों के दौरान के चेंजेस हैं। अब इसमें देखेंगे, देखो, मानचित्र 1 है ये, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इंदरिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है ये। तो दुनिया का जो नक्शा है, उसका एक हिस्सा उन्होंने किसने बनाया? जो अल इंदरिसी जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने। कब? 12वीं सदी में। 12वीं सदी में, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप दिखाया गया है। मैंने कहा ना, ये जो दिखाया गया है क्या है? ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है ये। अब हम इसमें ये नहीं लगा पा रहे हैं कि ये जो दिखाई दे रही हैं, ये नदियाँ होंगी या कुछ और, क्योंकि हमें पता नहीं उसके बारे में। उन्होंने केवल मैप बना दिया है। और ये उत्तरतम बिंदु जो दिखाया है, उन्होंने श्रीलंका का दिखाया है ना? हम इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, और एक-एक चीज़ आपको ऐसे समझ में आएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो मानचित्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। मानचित्रकार होते कौन हैं? मानचित्रकार, जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता हो, वो कौन होता है? मानचित्रकार होता है। अब मानचित्र 1 है ना? और इसमें जो मानचित्र 2 है, वो उसको हम एक बार देख लेते हैं एक बार। ये हमारा मानचित्र 2 है, जो दिख रहा है। तो उस मैप की अपेक्षा आप इस मैप को आसानी से देख के समझ पा रहे होंगे, हाँ, कि ये हमारे वर्तमान के मैप से थोड़ा मिलता-जुलता है। देखा हुआ सा लग रहा है, ऐसा हम महसूस कर रहे होंगे। और हमें भी लग रहा है कि हाँ, देखा हुआ सा है ना? और इसमें क्या लिखा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी अपनी भाषा है। तो उस समय में 1000 वर्षों के दौरान उनकी भाषाओं में, उनके शब्दों में और उनके नक्शे बनाने की इन प्रक्रियाओं में बदलाव हुए। तो वही इसमें बताया गया है। आप इसको देख रहे हैं, है ना? ये आपका श्रीलंका दिख रहा है, ये वाला, है ना? और ये आपका पूर्वोत्तर भारत, इधर सा पूर्वोत्तर भारत। अब हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो चीज़ें थी वो हमने समझ ली हैं, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, और जो बाकी जो बची हुई चीज़ें होंगी वो हमें पढ़ने से समझ में आ जाएँगी। हमने मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डाली है। क्या है? नज़र डाली है। मानचित्र 1 अरब के, कहाँ के? अरब के। अरब के भूगोलवेत्ता अल इंदरिसी, क्या नाम है? अरब के भूगोलवेत्ता, क्या नाम है? अल इंदरिसी ने 1154 में ये मैप बनाया था। ये वाला मैप, ये वाला मैप 1154 ईस्वी में बनाया था। आप देख सकते हैं इसको, ना? तो हमने इसके बारे में अभी बता दिया है। यहाँ जो नक्शा दिया गया है, वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। दुनिया का जो बड़ा मानचित्र है, उसका एक हिस्सा यहाँ पे इन्होंने चिपका दिया है, दिखा दिया आप लोगों को। और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये जो चित्र किसका है? ये भारतीय उपमहाद्वीप का है। एक हिस्सा बता दिया उन्होंने दुनिया का। मानचित्र 2 में आप जब देखेंगे, अभी हमने देखा है मानचित्र 2, तो फ्रांसीसी, कौन? फ्रांसीसी मानचित्रकार कौन थे? जिन्होंने 1720 में बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं। एक ही इलाका मतलब एक ही क्षेत्र के हैं, पर बने हुए नक्शे में और उनमें अंतर है ना? मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इंदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। मैंने कहा ना, जो उत्तर जो दिशा हम ढूंढ रहे हैं, वो दक्षिण भारत की है, जो अभी वर्तमान का है उसकी, है ना? किसकी? जो वर्तमान का है सो। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, जो हमने बता दिया। ये बता दिया हमने आपको, देखो, ये जो है ना, इस श्रीलंका का द्वीप उत्तर की तरफ दिखाया गया इसमें, देख सकते हैं आप लोग। तो जो जगह उत्तर में दिखाई जा रही है अभी वर्तमान में, या उनके नक्शे में, जो फ्रांसीसी नक्शा के बनाने वाले जो लोग थे, उनका चित्रकार थे, उन्होंने जो नक्शा दिखाया, क्या वो उत्तर दिशा हो रही है?
जब हम उत्तर भारत को देखते हैं, उत्तर महाद्वीप को देखते हैं, उत्तर भारतीय महाद्वीप को देखते हैं, और उसी जगह को ये इस नक्शे में क्या दिखा रहे हैं, जो दक्षिण में अभी होना चाहिए ना, वो उत्तर में दिखा रहे हैं। इतनी बात उन्होंने बताई है, मतलब इनकी दिशाओं का चेंज, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, ये कर दिया उन्होंने। तो उसी बात को हम जानेंगे ना। जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। कहाँ है? ऊपर की तरफ है। हमने देख लिया जगहों के नाम। अरबी को पढ़ लेते पूरा, है ना। अरबी में दिए गए हैं, तो वो भाषा अरबी है, तो समझ में नहीं आ रही। भाई अरबी हम कहाँ जानते हैं पढ़ना? हम या तो हिंदी जानते हैं, या अंग्रेजी जानते हैं, या जो हमारे क्षेत्र की भाषा होती है उनको जानते हैं, है ना। तो ज़्यादातर जो किताबों में हिंदी, अंग्रेजी, इन भाषाओं को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी को हर कोई, मतलब जो बेसिक भाषा है, मतलब जो स्तर की भाषा है, जो बड़े बड़े डिग्री धारक होते हैं, या जो इनका उच्च कॉलेज स्तरों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए यूज़ की जाती है। मतलब इसको, ये तो कॉमन भाषा यूज़ होती है अंग्रेजी, है ना, हर जगह वही है। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र में, जो मानचित्र आपका 2 है, पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। जो ऊपर जो हमने मानचित्र दिखाया था, उसके लगभग 600 वर्ष बाद ये वाला मानचित्र बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई। जो ये कलावधि थी ना, जो बनाने की विधि थी, इस अवधि के अंतर्गत सूचनाएं काफी बदल गई थी, उन्होंने ये बताया है। ये नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। जो हम नक्शा ये देख रहे हैं ना, ये वाला, ये हमें उसकी अपेक्षा ज्यादा परिचित लग रहा है। वही इनमें बताया है ना। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। आपने अध्याय 6 में पढ़ लिया है ना। सॉरी, इसे हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। तो ये नक्शे का इसलिए यूज करते थे, किस लिए? समुद्र यात्रा के लिए। तो इसमें बताया गया है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इससे किस तरह से दर्शाया गया है। गंगा के मार्ग को देखिए। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? ये काम बताता रहा हूँ, ये काम आप लोगों के लिए है ना। तो सारे काम नहीं करने चाहिए हमें, कुछ काम आप लोगों के लिए भी हुए। तो मानचित्र 2 में 18वीं सदी के आरंभ में गिवलाम द लिस्से के एटलस नूवो के अनुसार ये उपमहाद्वीप है ना। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे इसको, है ना। हाइटलाइट में इसको हाईलाइटर कर लेंगे इसको। 18वीं सदी के आरंभ में गिवलाम द लिस्से के एटलस नूवो के अनुसार इसका निर्माण हुआ। तो ये उपमहाद्वीप के बारे में बताया गया है। अब हम इसमें आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया। मतलब बदलाव हो रहा है। आगे देखेंगे, इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। उन्हें एक एक शब्द को जरूरी रखना होता है, क्योंकि इतिहासकार इस बात पर गौर देंगे कि जो शब्द पहले यूज होते थे, आज उन शब्दों में क्या चेंजेस दिख रहे हैं। वही बात इसमें बताई गई है। अब नई और पुरानी शब्दावली, है ना। नई और पुरानी शब्दावली क्या है, इसको हम थोड़ा ध्यान से और आकर्षक रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, हमें इससे क्या चीज़ मिलेगी सीखने को, वही चीज़ हमें जाननी है। और वही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वही से यूपीएससी क्वेश्चन बना देता है। तो ये पूरा ही चैप्टर पहला है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, यानी समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? आप सोचेंगे कि वो भी बदलेंगे ही, है ना। तो वही बात कही है उन्होंने। तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं, वो एक भाषा में नहीं है, वो कई भाषा में मिलते हैं। तो वही उन्होंने बताई है कि ऐतिहासिक जो अभिलेख हैं, वे कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। इन भाषाओं में समय के अनुसार बहुत चेंजेस हुए हैं। वही बात कही है उन्होंने। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी, आधुनिक फारसी देखेंगे, मध्य युग की फारसी और आधुनिक जो अभी की, जो वर्तमान की जो फारसी है,
भाषा से भिन्न है। जो पहले मध्य युग की भाषा थी, फारसी भाषा, उसमें और जो आधुनिक फारसी भाषा, उसमें क्या है, अंतर है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। यानी व्याकरण भाषा में चेंजेस हुआ हो, इसमें नहीं, समय के साथ उनके अर्थ भी बदल रहे हैं। ये आपकी एनसीईआरटी आपको कितने स्मूथली, कितने आसान से बता रही है। तो ज़्यादा तनाव लेने की बात नहीं है ना, आस्ते आस्ते कवर करेंगे। और ये लक्ष्य यूपीएससी 2025 आपके लिए, उसी की ध्यान में रख करके यह काम किया जा रहा है। तो हर चीज़ आपको बता रहे हैं ना। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आप हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए, तो आप हिंदुस्तान शब्द को लेकर ही तो बता रहे हैं। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य यानी भारत के अर्थ में लेते हैं। आज जो हम बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं। लेकिन 13वीं सदी में जब 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार, कौन इतिहासकार, मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहाँ किया था, उसका आशय कहाँ था, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। आज जो हम आधुनिक भारत बोलते हैं उसका, मिनहाज ए सिराज, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये पूछ लिया जा सकता है आपकी परीक्षा में। तो वही है। और जो हमने हमने हाईलाइट की है, ये पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना, ये आपसे नोट कर सकते हैं। विश्वास मानिए, ये सीधा सीधा मान के चलिए, ये पेपर ही आउट हो रहा है ये। अभी पता नहीं कौन सी एग्जाम में आ जाइए, पर पेपर आउट है यहाँ से किसी भी एग्जाम का। उसने शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। देखो, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इन शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। सल्तनत का प्रसार होता गया और इनके आने वाले जो अंतर्गत क्षेत्र थे उनका भी विस्तार होता गया। ये आपकी एनसीईआरटी आपको बता रही है। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। दक्षिण भारत में, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, ये बता रहे हैं। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। किसने किया, किसने किया, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने। कब, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने किया था ये, जब 16वीं सदी की स्टार्टिंग हो रही थी ना। ऐसे 1502 या 1503 वर्ष का समय होगा, है ना। तो 15 से ऊपर जाने पर 16वीं सदी लग जाएगी, तो वही उसमें समय बताया गया है। तो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस इस उपमहाद्वीप के भूगोल, उसके भूगोल स्थिति को देख करके, है ना, यहाँ की पशु पक्षियों को देख करके, यहाँ के निवासियों को देख करके, यहाँ की संस्कृति का वर्णन करने के लिए बाबर ने इसका नाम लिया। आगे देखेंगे। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द, देख लीजिए, 14वीं सदी के कवि जो हैं अमीर खुसरो का नाम ध्यान रखिए, अमीर खुसरो 14वीं सदी के। अरे ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपकी में। तो वही है कि 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द क्या, हिंद, कौन सा शब्द, हिंद, के ही कुछ कुछ समान था। देख लीजिए, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। ये बात है। आगे देखेंगे, जो हम आज जोड़ते हैं उनकी बात की गई है, जो पहले नहीं जुड़ते थे। अब हम इसमें आगे देखते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। जब इतिहासकार कोई शब्द प्रयोग करते हैं, उसको यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए उनको सावधानी बरतनी चाहिए। तो सावधानी क्यों बरतनी चाहिए, तो उसमें बता रहे हैं क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। अतीत में क्या अर्थ थे, उनके कुछ अलग ही अर्थ थे जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, या जो आधुनिक भारत में देख रहे हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले ले जाते हैं। अब विदेशी शब्द को दे करके ही वो बता रहे हैं
वो आपकी एनसीईआरटी इस शब्द के माध्यम से आपको समझाना चाह रही है। क्या समझाना चाह रही है वो देखते हैं कि विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए आप, इसी को देख लेते हैं। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है क्या? ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। आज हम जो यूज करते हैं विदेशी शब्द किसके लिए करते हैं? जो व्यक्ति भारत का ना हो। लेकिन उस समय क्या होता था देखते हैं। मध्य युग की बात क्या है? मध्य युग में मानो कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, मध्य युग में क्या था? तो मध्य युग में विदेशी कैसे बोलते थे? किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति, उसे विदेशी बोलते थे, है ना, मध्य युग में। जो उस समय समाज या संस्कृति का अंग ना हो, जो उस समय उस समाज का, उस संस्कृति का अंग ना रहा हो और वो उस गांव का व्यक्ति ना हो, उसे विदेशी कहा गया। किस कब? मध्य युग में। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी, हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा में परदेशी बोलते हैं। लेकिन फारसी भाषा में क्या बोलते हैं? फारसी भाषा में अजनबी कहा जाता है विदेशी शब्द को। फारसी में अजनबी और हिंदी में परदेशी। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, है ना। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो लोग एक ही गांव में रह रहे हैं, उनकी जाति अलग हो या धर्म परंपरा अलग हो, लेकिन वो विदेशी नहीं थे। तो वही बताया है आपके एनसीईआरटी ने ना। इतिहासकार और उनके स्रोत, ये हम देख लेते हैं। तो मैं उम्मीद है कि अभी जो हमारा चल रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा, आप चीजें जोड़ पा रहे हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है। आपने एक क्लास की एनसीईआरटी कवर कर ली है, इसलिए आप उसको बड़े आसानी से समझ पा रहे हैं। अब जैसे आप क्लास 6 कवर कर चुके हैं, 7th की कवर कर लेंगे, जब 8 में जाएंगे ना अगली कक्षा में वो पढ़ेंगे तो वहाँ पर और पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्योंकि हम अपनी बारीकियों को हम कवर करते चले जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जा रहे हैं, एक एक शब्द को पढ़ते चले जा रहे हैं, तो चीज़ें तो समझ में आएंगी, है ना। जब चीज़ें पूरी पढ़ लेते हैं ना तो इंसान का समझने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। तो वही इसमें बताया गया है ना। तो इतिहासकार और उनके स्रोत हम पढ़ेंगे क्या है। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है। इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है, यानी क्लास 6 की एनसीईआरटी थी उसमें इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेके 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं इसमें 700 से लेके 1750 यानी कि 1000 ईस्वी का जो समय होगा ना, अंतर होगा ना, वो हम पढ़ेंगे। उस अंतर को हम पढ़ेंगे, 1000 समय को। कब से? 700 से लेके 1750 ईस्वी के बीच का जो समय है ना, तो 1000 वर्ष का ही समय बचा, तो वही वही हम पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। कुछ बातें आपको ऐसी मिलेंगी जो पहले भी थी, वो हम आज भी पढ़ेंगे इसमें। आपकी इस एनसीईआरटी में जो हम जो पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला बोलते हैं, हम स्थापत्य क्या बोलते हैं? स्थापत्य हो गया भवन निर्माण कला, यानी भवन निर्माण की कला, भवन बनाने की कला, स्थापत्य आ गया इसमें, है ना। ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्थापत्य। पढ़ते हैं स्थापत्य, स्थापत्य क्या होता है पता ही नहीं, उन्होंने बता दिया एनसीईआरटी ने। भवन निर्माण की जो कला होती है वो क्या है? स्थापत्य है। तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न थी। क्या थी? इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई ना। तो आप देख सकते हैं इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम, है ना। ये कागज का मूल्य थोड़ा इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने आगे की जो कहानी है इतिहास की उसे स्टार्ट करते हैं। जो क्योंकि टर्म जब आई गया बीच में तो सब साथ साथ ही पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो क्योंकि आपके पास समय कम है ना, 6 महीने का समय है, ज़्यादा भी कम नहीं है, मतलब ये मत सोचना कि यार कम है समय, तो नहीं, समय है। लेकिन हमें अपनी अब आज से जो हम तैयारी कर रहे हैं ना, लगभग 6 महीने का जो समय बचा है उसमें एक एक दिन को
एक एक घंटे को, एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को सही यूज करना है। ये यूपीएससी परीक्षा हम देंगे इसीलिए। तो इन दो प्रसंगों की तुलना करेंगे हम। क्या है कि 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। कब? 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। प्रतिलिपि हमने बता दिया क्या होता है प्रतिलिपि, है ना। प्रतिलिपि क्या होती है वो हमने बता दी है। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। उसके पास दूसरा कोई कागज नहीं था, है ना, जिसमें वो चीजों को उतार सके, की कॉपी कर सके, यानी प्रिंट कर सके। तो उसने क्या हुआ, तो जो पुरानी पांडुलिपि थी उसको उसने धो डाला और सुखा के, फिर उसमें सुखा करके उसको फिर उस पर उसने लिखना शुरू कर दिया, वही उसमें बताया गया है। और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। कोई पांडुलिपि थी उसको धो दिया, वो जो लिखा हुआ था वो छूट गया, और उस पर उसने सुखा करके और जो लिखना लिखना चाहता था वो उसने उस पर लिख लिया, प्रतिलिपि बन गई, है ना। तो वही बात इसमें कही गई है। उसमें दूसरा हम देखेंगे कि एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। इसमें कागज का मूल्य बताया गया, उसमें कागज कम थे, है ना, तो उसकी कीमत ज्यादा थी। अब कागज ज्यादा है तो कीमत कम है, तो इसमें बात कही गई है। तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? आप इतनी छोटी सी बात को खुद अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, वहां छोड़ रहे थे हम क्या, कि इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे ना, कम करने लगे। और इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया। क्या हो गया? कागज धीमे धीमे सस्ता होता गया। भाई जैसे जैसे उसका उत्पादन बढ़ता गया, चीजें ज्यादा उपस्थित होंगी, मौजूद होंगी, तो वो चीज क्या होगी? सस्ती होगी। तो ये बात कही गई है इसमें। और पर मध्य बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग क्या करने लगे? धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। किसका? कागज का। देखिए, तो अब आगे देखेंगे कि धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, है ना। क्या करते थे? ये पांडुलिपियों को एकत्रित किया करते थे। और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। वहां पर पुस्तकालयों या अभिलेखागारों में इनको रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, देख लीजिए, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। तो हम थोड़ा अभिलेखागार के बारे में पढ़ लेते हैं कि अभिलेखागार क्या होता है। तो उसमें आपके एनसीईआरटी ने ही बता दिया है ना, तो हम उसको पढ़ ही लेते हैं। ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। ऐसा दस्तावेज सॉरी ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों को और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, वो क्या होता है? अभिलेखागार, है ना। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार, राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यूरो का रिकॉर्ड रखते हैं। इसको वर्तमान से रिलेट कर दिया आपके एनसीईआरटी ने। हर चीज तो पढ़ने को मिल रही है। अब इससे जैसे अब आगे पढ़ेंगे चीज हमें समझ में आएंगी, और देखो हम इस चीजों को कैसे लिंक कर पाएंगे, है ना। तो जब चीज समझ में आती है तो फिर पढ़ने में भी आनंद आता है। आगे पढ़ते हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, मतलब प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं, मतलब इसमें आज जो प्रिंटिंग कर लेते हैं वो उस समय थी नहीं। तो उसमें क्या करते थे? तो जो लिखने की जो कला में बदलाव आया हुआ है ना, तो वो इसी तरह आया हुआ है। हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एक शब्द को देखो कितना आनंद आता पढ़ने में। इसीलिए लिपिक या नकल नकल भी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। जो लिपिक थे या नकल करने वाले ना, उसको उतारने वाले, उस पर जो पांडुलिपि पर जो लिखा हुआ है वो दूसरे पेज पर हाथ से लिखते थे उस समय। जब हाथ से लिखेंगे तो उनके क्या है, हैंड राइटिंग में अंतर होगा ना। तब वो माँ को यह समझेंगे, पा को यह समझेंगे, या कुछ का को कुछ और समझेंगे, तो वो शब्दों में फिर अर्थ हो गया। तो वो चीज़ पहले से बहुत बदल गई हैं, तो वही इसमें बताया गया है। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, गृह कार्य नहीं देते, होमवर्क,
उसकी नकल उतारी है, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। क्या काम है? यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, ऐसा होता है कि अपने मित्र ने क्या लिख दिया हमें समझ में नहीं आ रहा, और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा। पता ही नहीं है, वही है कि हम क्या क्या करें, इसको हम या माने या माँ माने, ये का लिखा है या वा लिखा है। देखिए, तो इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि फलस्वरूप आपको लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे, लेकिन और आगे देख लेते क्या है, छोटे मोटे महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। आपके मित्र ने लिखा है वो, और जो आप लिख रहे हो वो, उसमें क्या है, छोटे मोटे अंतर तो आ ही जाते हैं, पर वही धीमे धीमे अंतर, धीमे धीमे अंतर तो, हाँ, तो वही वही है। तो हम थोड़ा इधर उधर की चीज उसमें लिखी है वो देख लेते हैं क्या। चित्र एक, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। क्या है? एक लिपिक है, का नाम क्या है, एक लिपिक है ना, जो किसी पांडुलिपि की क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, है ना, नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर और 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी 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 इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था, है ना। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे, हाँ? तो हमने इनका देख लिया क्या कर रहे हैं, ये पांडुलिपि की नकल कर रहे हैं, इस पर देख कर इस पर लिख रहे हैं, है ना। देख लीजिए। और आप इसमें समझ पा रहे क्या लिखा हुआ है ना, भाषा देखिए आप। तो क्या है देखते हैं, चित्र दो में देखेंगे कि लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। फारसी और अरबी भाषा है ये, लिखावट की जो भिन्न भिन्न है तरीके हैं उनमें पढ़ने के लिए कठिनाई हो सकती है आपको। नस्तलिक लिपि बाईं ओर में बड़ जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। कौन सी? नस्तलिक लिपि, कहाँ से, बाईं ओर। हमारा बायां ये पढ़ रहा है ना, ये वाला, ये दायां, ये बायां, तो बाईं ओर ये बताया गया है। तो ये बड़ जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिक्स्थ लिपि दाईं ओर, है ना, कौन सी लिपि, सिक्स्थ लिपि दाईं ओर अधिक संघन और संक्षिप्त और कठिन है। देख लीजिए एक बार से, देख ले थोड़ी देर के लिए ना। तो आपने देख लिया होगा कैसी इसमें भाषा यूज की गई है ना? क्या लिखा है, कौन से संकेत यूज किए गए हैं। और आज हम जो हम ये भाषा लिखते हैं उसमें लिखने में देख लीजिए ना, तो वही है। उस समय के लोगों की समझदारी किस भाषा का यूज करते थे, है ना। तो वही है। तो पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। पांडुलिपि की जो प्रतिलिपि बनाते हैं, तो उसे बनाने में कुछ कुछ यही होता है ना। तो प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल से चलते थे, देख लीजिए। वो भूल, मतलब वो अंदाजा लगाते थे ये या लिखा है या माँ लिखा है, तो जो लिखा हुआ था उसमें छोटा मोटा बदलाव हो जाता था। और यही कोई शब्द ही बदल गया, है ना, कोई वाक्य वो ही बदल गया। आगे सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं, और प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां बनती रहीं, है ना, और धीमे धीमे चेंजेस आते रहे। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग हो गई। देख लीजिए कितना अंतर हो गया।
इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हो। जो मुख्य पांडुलिपि वो शायद कहीं मिल रही हो। भाई सदी दर सदी चेंजेस, परिवर्तन आते रहे, और उनका शब्द ही बदल गए, अर्थ ही बदल गए, पूरे वाक्य बदल गए, है ना। तो वो उसमें बात की गई है, आप समझ पा रहे होंगे। हमें बाद के लिपकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ा। जो बाद में जिन लिपकों ने जो प्रतिलिपियां बनाई थी, हमें उन पर ही पूरी तरह से डिपेंड होना पड़ा। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, ये अंदाज लगाते थे हम कि लेखक ने लिखा क्या है। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। इसको हम आगे देखेंगे कि कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत, क्या मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे ना। एक एक शब्द हमें पढ़ने को, एक एक शब्द हमें विस्तार से जानकारी दे रहा है कि जो चेंजेस हम जो देख रहे हैं वो क्यों हुए थे, ऐसे हुए थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, 14वीं शताब्दी के जो हमारे इतिहासकार हैं, क्या नाम है, जियाउद्दीन बर्नी, ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। उन्होंने अपना वृत्तांत, है ना। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। नहीं थी जानकारी, नहीं थी उनको। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था, बता दिया उन्होंने। अब इसे हम आगे और पढ़ेंगे कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह क्या है, हम इसको और जान लेते हैं। जो नए राजनीतिक और सामाजिक समूह, उनके बारे में हम जान लेंगे, तो उनमें क्या हुआ वो देखेंगे, कैसे कैसे चेंजेस हुए वो भी हम जानेंगे। तो सन 700 से लेके 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन, है ना, कितने 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। जो चुनौतियां, वो भारी चुनौतियां हैं इन 1000 समय में, है ना। मुख्य रूप से इसलिए कि इससे पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े परिवर्तन हुए थे, है ना। अनेक तरह के परिवर्तन हुए थे, वो इसमें बताया गया है। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते गए, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, है ना। जैसे सिंचाई में रहट, है ना, सिंचाई में रहट, रहट देखा होगा आपने, जो पानी निकालते थे बैलों के माध्यम से। तो सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होने लगा, नई नई टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये आपकी बताया जा रहा है इसमें। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। अब नए तरह का खान पान क्या आया, हम उसको देख लेते हैं। आलू जो आप देखते हैं, है ना, मक्का, मक्के की अगर आपने रोटी खाई हो, या मक्के के जो भी खाने वाले उत्पाद हमें मिलते हैं ना, पन्नी में जो पैक होकर बिकते हैं, उनके बारे में, मिर्च, चाय और कॉफी, इनके बारे में। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। जो लोग आए थे ना, वो अपने विचार लेके आए ये साथ अपने, उन्होंने ये नई नई प्रौद्योगिकियां बताई थी। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। देखेंगे आप अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। अध्याय हम जब ये आगे बताएं वो पढ़ेंगे, तो इनके बारे में जानकारी लेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। गतिशीलता मतलब लोगों का आना जाना एक जगह से दूसरी जगह पर, वो बहुत अधिक हो गया था। वही इसमें बताया गया है। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे, अवसर की तलाश में, है ना। तो इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस उपमहाद्वीप की बात हो रही है। इस काल में जिन समुदायों का
थोड़ा इसके आगे देख लेते हैं ना। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। अब थोड़ा राजपूत के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। तो इससे पहले, पढ़ने से पहले हम इसके वो जान लेते हैं क्या, जो रहट बताई गई थी ना, वो उसका चित्र एक बार देख लीजिए। इसे देख करके आप समझ पा रहे होंगे सिंचाई के साधन में इसका यूज आपने देख लिया होगा। हम इससे आगे पढ़ते हैं। तो एक समुदाय था राजपूत के बारे में उन्होंने बताया है कि जिसका नाम किससे था, राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र से ये शब्द निकला है। 8वीं से लेके 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। देखेंगे आप लोग पढ़ेंगे अपने, है ना, हर चीज को एनसीईआरटी कैसे समझा रही है। तो वही है, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत, है ना, कौन, राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे। मतलब वो नहीं, मतलब राजा और सामंत वर्ग ही आए, सेनापति सैनिक लोग भी आते थे इसके अंतर्गत। तो वही बात है ना, राजा और सामंत नहीं वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक वर्ग भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। जो पूरे उपमहाद्वीप में जो अलग अलग तरह के शासक थे उनकी सेवा में कार्यरत थे, सेवारत थे, है ना। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, है ना, प्रबल पराक्रम स्वाभिमत स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। अब हमने इनके बारे में पढ़ लिया। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति, ना, कायस्थ को बोली गई है, तो वो आदि समूह ने भी उठाया, है ना। तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। और थोड़ा हम पर्यावास, है ना। तो पर्यावास क्या है, इसका तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है पर्यावास, है ना। तो पर्यावास को समझ पाने क्या है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाली सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है, जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं। तो मैं उम्मीद है कि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा होगा, है ना। और इसी साथ में आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और अपने दोस्त मित्रों को शेयर करेंगे। हो सकता है कि आपके शेयर से किसी को फायदा हो सकता है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिलेक्शन एक नंबर से रुक जाता है। अगर पढ़ने से अगर यहाँ से किसी का क्वेश्चन बन जाता है तो उसका भविष्य बन भी सकता है। तो आप थोड़ा सहायता वाले व्यक्ति बनिए, एक दूसरे की हेल्प करने वाले, है ना। तो आप इसे अपने दोस्तों में, मित्रों में, या जो भी क्लास 7th में विद्यार्थी पढ़ रहा हो उनको भी भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ एक एक बात को समझा जा रहा है ना। तो जो भी पढ़ रहे हैं उनको भेज सकते हो। और जो तैयारी कर रहे हैं अपने यूपीएससी आईएएस, वो तो इसे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, या स्टेट पीसीएस, वो तो इसे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो आप इसे शेयर कीजिए, है ना। अब आगे देखते हैं, इस पूरे काल के दौरान, है ना, क्रम से जंगलों की कटाई हो रही थी। जो ये समय था, है ना, इस समय के दौरान क्या हो रहा था, जंगल की कटाई। और जब जंगल की कटाई होगी तो क्या होगा, वहाँ की जो जाति, वहाँ के, सॉरी, वहाँ की जो उस पर डिपेंडेंट जो लोग होंगे, क्या होगा उनका, वो वहाँ से भागेंगे, या कुछ वहाँ से जो रहेंगे, रह भी जाएंगे तो वो क्या करेंगे, खेती करना ही सीखेंगे या कुछ और काम सीखेंगे। तो उसमें ये बताया गया है। तो जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, है ना। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ, है ना। पर्यावास शब्द आपकी इस एनसीईआरटी ने यहाँ बता दिया है ना। अब यही शब्द अगर तुम सीधे सीधे पढ़ते किसी पेड क्लास में, और आप टीचर को लिख के, अध्यापक को लिख के भेजते, टीचर महोदय, अध्यापक महोदय को लिख के भेजते कि सर पर्यावास क्या होता है, तो उन्हें बताने में थोड़ा वो लगता है इन्होंने अपनी एनसीईआरटी कवर ही नहीं की है ना। तो वो उसके बारे में पूरा डिटेल से बताते, इतना और लोगों को समझ आता है ना। तो इससे बढ़िया है कि हम यही पढ़ ले रहे हैं, पर्यावास क्या होता है ना, वो हमने देख लिया। परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। जब पर्यावास में जब परिवर्तन होगा तो वहाँ के जो
स्थानीय लोग थे, उन्हें अपना मजबूर होकर उनका क्या स्थान वहाँ का छोड़ना पड़ा, है ना? और कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, मतलब कुछ खेती करने वाले बन गए, है ना? क्या बन गए? कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, है ना? जो ये कौन है मुखिया, वहाँ के जो मुखिया थे, वहाँ के जो पुजारी लोग थे, वहाँ के जो मठ मंदिर थे, उनसे वो वहाँ के जो लोग थे वो क्या हुए? प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। वो बड़े समाजों के और जटिल समाजों के अंग बन गए, जो वो लोग जो पहले जंगलों में रहते थे उनकी बात हो रही है ना? उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार भी करनी पड़ती थी। इनके बारे में बताया गया है और आगे क्या है कि परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। इनके बीच में, किसानों के बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, है ना? क्या थी? कुछ के पास उपजाऊ भूमि ज्यादा होगी तो उनके पास अन्न का भंडार अधिक होगा, या जो भी उसमें फसल उगा रहे हैं उसका भंडार अधिक होगा, तो उन्हें बेचेंगे तो उनके पास संपत्ति अधिक होगी। वो इसमें बताया गया है। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे, है ना? कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, है ना, समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। तो जाति उपजाति का जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना? और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थानीय नहीं थे, किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, मतलब ये नहीं, मतलब स्थानीय मतलब कोई ऊंचा, मतलब कहने का मतलब ऊंचे पैसे वाला है ना, तो वो किसी कास्ट से संबंध रखता है, तो वो हर जगह समान नहीं थे। जब वो उसकी जाति ऊंची हो चाहे नीची हो, है ना, जिसके पास पैसा है तो वो उसको उस हिसाब से ऊंचा दर्जा दे देते हैं, मतलब जिसके पास जितना पैसा है उसको दर्जा उतनी हिसाब से। तो वही इसमें बताया गया है ना? तो कितनी सत्ता का प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे, है ना? समझ सकते हैं आप लोग? एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था, एक ही जाति का किसी भी क्षेत्र में कोई भी दर्जा हो सकता था। तो पास संसाधन कितने हैं, तो पास पैसा कितना है, उस हिसाब से, और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, है ना? अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं, अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए। देखिए, इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, है ना? जिससे कुछ इलाकों में जाति पंचायत, तो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं क्या, जाति पंचायत कहा जाता था, है ना? तो जो बड़े बुजुर्गों की सभा थी उनके माध्यम से ये होता था, है ना? तो वही इसमें बताया गया है। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। गांव के जो निवास कर रहे हैं उनके जो रीति रिवाज थी उनका भी उनको पालन करना पड़ता था, वो उसमें बताया गया है। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था, मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी ना? हमने ये पढ़ लिया, तो हमने पढ़ लिया है और उसको हम आगे देखते हैं और इस थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन बढ़ते हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में, आपके शहर या गांव में हैं, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एनसीईआरटी कितना नॉलेज दे रही है, आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। समाज में किस बदलाव हुआ, है ना? जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें बदलाव कैसे हुआ, वही तो है। पहले हाथ से लिखते थे, अब तो प्रिंटिंग मशीन आ गई है ना? किसी एक की कितनी चाहो उतनी प्रतिलिपियां बन जाएंगी, कितनी चाहो उतनी, उस समय ऐसा नहीं था ना? तो ये हमारा हो गया। और क्षेत्र और साम्राज्य पढ़ लेते हैं ना? क्या पढ़ते हैं हम? क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, चोल के बारे में है जान लेते हैं। चोल अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे, है ना? चोल अध्याय 2 में, और तुगलक अध्याय 3 में, मुगल अध्याय 4 में। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, है ना? जो जो ये
राजजैन के अंदर क्या थे, बड़े बड़े क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से लेके 1287, यहाँ से सीधी डेट पूछ ली जाती है, सीधी डेट मिलाने के लिए मिला दो भाई। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर होगा आपका हर डाउट यहाँ से। तो कहाँ के, दिल्ली के सुल्तान, तो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन यानी 1266 से लेके 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृति प्रशस्ति प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में आप देखेंगे। तो संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है ना। इसमें संस्कृति प्रशस्ति में जो पूर्व में बंगाल, बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, जब अफगानिस्तान जो गजनी जगह है ना, गजनी जिसे हम गजन बोलते हैं, तक फैला हुआ है। इनका, गयासुद्दीन बलवान का। पूर्व में कहाँ तक, पूर्व में बंगाल में जो गौड़ जगह है ना वहां से लेके, और पश्चिम में अफगानिस्तान के जो गजनी जगह है वहां तक इसका शासन फैला हुआ था। किसका, गयासुद्दीन बलवान शासक का। पीरियड 1266 से लेके 1287 है ना, तो हमने देख लिया ये। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत को इसमें द्रविड़ शब्द का यूज किया है इन्होंने दक्षिण भारत के लिए, है ना। तो जिससे संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। आगे देखेंगे, गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे, थोड़ा और देखते इसमें, आगे प्लान कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे हो रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। आप क्या समझते हैं कि शासक ऐसे दावे क्यों करते थे। थोड़ा मैप देख लेते हैं ना। देखो, इन्होंने नाम बता दिए हैं। एक नंबर, ये रोमन अंक है ना, ये रोमन अंक के नंबर दिए हुए हैं ना, रोमन अंक में इनको कैसे लिखते हैं वो दिया है। एक नंबर पे सिविस्तान, उच्च, मुल्तान हो, है ना, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, है ना, कोहराम, झांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, ये अपने मैप में देखने को मिलेंगे, है ना। कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र और मालाबार, ये इनको इनमें दिखाया गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास, है ना। जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे अपने पास, तो फिर इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, है ना, यहाँ देखेंगे। और जो ऊपर दिशा दिखाई है ना, ये नॉर्थ, उत्तर दिशा दिखाएगी इन्होंने आपके मैप में ही। तो ये हमने नदियाँ बता दी आपको, सिंधु नदी बह रही है ना, ये नंबर दे रखे हैं जो आप वहाँ से देख के बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। एक नंबर पे कौन सी जगह है, दो नंबर पे को, तीन पे, चार पे, पाँच पे, ऐसे आप देख सकते हैं, है ना। ये आपको मैप को आसानी से एक बार देख सकते हैं, और चाहो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। तो मानचित्र 3 है, मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अवसर, फिर मामलिक, ये नाम भी अजीब टाइप के हैं, अल अवसर फिर मामलिक अल अवसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत हैं। देख लीजिए, ये प्रांत आते थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो ही बताया गया है। तो मैप हमने देख लिया। अब भाषा तथा क्षेत्र के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। तो ये एक चार्ट में दिखाया गया तो इम्पोर्टेंट होगा इसलिए, है ना, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो, कौन से कवि, अमीर खुसरो, कब, 1318 में, ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। इन्होंने ये गौर किया था, इस देश की जो क्षेत्र है, हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी,
द्वार समुद्री, यानी द्वार समुद्री कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी कर्नाटक में। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, है ना, गुजरी गुजरात में, और मावारी तमिलनाडु में। कोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती। इन्होंने अमीर खुसरो ने ये बताया था। कब? 1318 ईस्वी में। तो अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। इन भाषाएं जो बोली जा रही हैं, इनके विपरीत क्या है? एक संस्कृत भाषा भी है ना, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। उन्होंने, अमीर खुसरो ने इसके बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में भी उन्होंने बता दिया, है ना। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए, और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है ना। जो नाम एक से है उन्हें रेखांकित कीजिए, और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। ये आप लोगों के लिए बताया है। क्या आप क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं, है ना? ये आपके लिए है। अब इसको देखते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, है ना। अपने अपने क्षेत्रों के जो भौगोलिक आयाम थे वो 700 ईस्वी तक तय हो चुके थे, और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। आगे अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, है ना। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए। विशेष शासक और उन जो राजवंश थे उनसे ये क्षेत्र जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहट चलती थी। जो राज्य थे जो जुड़े थे उनमें क्या था? इनके बीच में काफी टकराहट चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे ना? उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका एक की तुलना जब करेंगे तब खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले वो हम जानेंगे, है ना। वो हम उसमें जानेंगे। तो अब समय जो आ रहा है हमारा 18वीं सदी में, है ना। तो हम 18वीं सदी को अब जानेंगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। जो मुगल वंश है वो 18वीं सदी में क्या था? पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। जब वो मुगल वंश पतन के ढलान पर था तो जो क्षेत्रीय क्षेत्र राज्य थे तो वो क्या वो उभरने लगे, है ना। जो हम अध्याय 10 में देखेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था ना, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी कई वर्षों से। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, आगे देखेंगे। और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैली। इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी, है ना, बहुत सी बातें। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है। कौन सी परंपराएं? जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। जो भी परंपराएं थी क्या थी? जो कुछ तो समान थी, कुछ भिन्न भिन्न थी ना। ऐसी परंपरा हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। जो भी परंपराएं हैं वो हमें इनसे मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की एक दूसरे से टक्कर सॉरी प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। देख लीजिए। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बना रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। हर चीज आपको डिटेल में आपके एनसीईआरटी ने हर चीज बता दी है। अब पुराने और नए धर्म थोड़ा जान लेते हैं, है ना। पुराने धर्म में और नए धर्म में क्या अंतर है वो हम थोड़ा देख लेंगे इसमें। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, है ना, जो हम 1000 वर्ष का जो इतिहास हम देख रहे हैं उसके बारे में जो जानकारी ले रहे हैं उसमें बताया गया है कि इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए।
है ना। धार्मिक परंपरा तो आप जानते हैं, दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, है ना। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग, है ना, तो वो उसमें बताई गई है। मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था, है ना। आमतौर पर क्या होता था, आमतौर पर ये सामूहिक रूप में भी होती थी। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म, सामूहिक आस्था मतलब समूह की यानी धर्म, प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी ना? जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार, है ना, इन जो समुदाय का जो सामाजिक संसार था वो क्या होता था, बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। मतलब वही है कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे इनके विचार बदले, है ना। चेंजेस आए, शब्द बदले, बदलाव हुआ, तो वही इसमें बताया गया है। आज हमें, या आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज जो हम हिंदू धर्म बोलते हैं ना, उसमें भी क्या हुए, महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे, क्या थे, नए देवी देवताओं की पूजा, जो चेंजेस हुए इनमें क्या थे, नए 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 देवी देवताओं की पूजा, इनमें बदलाव हुआ, है ना। राजा द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि, इनमें परिवर्तन हुआ। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, है ना। किसके कारण, उनको ब्राह्मणों को संस्कृत का ज्ञान था, जो भाषा है संस्कृत उसका ज्ञान था, जिसलिए समाज में उनका महत्वपूर्ण आदर था, है ना, सम्मान होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, है ना। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका बदलाव, सॉरी, इनका दबदबा और भी बढ़ गया। क्या हो गया, इनका दबदबा और भी बढ़ गया, क्योंकि उनका सम्मान होता था, है ना, उनका समर्थन भी होता था। वही है। और हम इसमें थोड़ा देख लेते क्या लिखा है यहाँ पे। हाँ, क्या आपको संस्कृत ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियां याद हैं, याद है आपको, तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और संरक्षक जान लेते, संरक्षक क्या होता है, कि संरक्षक क्या है, कि कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। कोई प्रभावशाली व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति जिनका जिसका प्रभाव अधिक हो, उसकी बात की गई है ना, तो वो किसी का सहायता करे किसी चीज से, तो वो संरक्षक है। इसमें आगे देखते हैं हम। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया, है ना। क्या आया, कि इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। देखिए, और इसमें पढ़ेंगे हम, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके, इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। वो हम चीज अध्याय 8 में और डिटेल से पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। ये वही युग युग था जिसमें नए नए धर्म आए थे, या नए नए धर्मों के बारे में जानकारी मिली थी। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा, है ना। क्या हुआ, कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल शताब्दी, 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। थोड़ी धार्मिक बातें हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कौन, ये लोग, है ना, अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। देखिए, एनसीईआरटी हमें हर चीज बता रही है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, गले लगाने का इनका नेचर रहा है, मतलब आपस में मिलजुल कर रहना, वो बात बताई गई है। और एक दूसरे के लोगों में जो समस्या आ रही है उनको निदान आपस में मिलजुल कर करना, वही इसमें बताया गया है। कि कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे, है ना। और हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायियों
ही अपने धर्म की अलग-अलग तरह से व्याख्या करते थे। ये थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। मुसलमानों में कुछ शिया थे, ना कौन थे? शिया, जो पैगंबर साहब के कौन थे? दामाद अली, है ना? दामाद अली को क्या कहा गया? शिया कहा गया, शिया। शिया सुन्नी का थोड़ा वो है, वो समझ लेंगे यहाँ पे, है ना? तो को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी जो खलीफाओं के प्रभुत्व को बताया गया है, सुन्नी को प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी जैसे सिद्धांत हैं। इनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं, देखेंगे। तो जो मैंने इसलिए इसको राउंड कर दिया है कि ये शब्द है ना, इनमें अंतर नहीं कर पाते, इसलिए हमने अगर ये राउंड तो हमें चीज ये याद रहेंगे, है ना? ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और समय और इतिहास के कालखंडों पर हम विचार करेंगे, है ना? समय और इतिहास के जो कालखंड है उन पर विचार करते हैं। तो क्या है? इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते। इतिहासकार है वो समय को घड़ी की तरह या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, तो फिर क्या है? यानी कि केवल घंटों, दिन, वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। मतलब वो चेंजेस देखते थे, वो तारीख दिन नहीं देखते थे। वो ये देख रहे हमारे जो समाज है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, वो ये देखते थे, है ना? तो ये दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है ना? जो विचार है और जो विश्वास है, इनमें कितना स्थायित्व, मतलब कितने अभी भी हैं, वो ये दिखाता है, और कितना परिवर्तन आया है ये इसमें बताया गया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है, देखेंगे आप। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। कौन से युग थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये विभाजन किया था। किन्ने? अंग्रेज इतिहासकारों ने। कब? 19वीं सदी में, 19वीं सदी में। तो वही है। तो ये विभाजन इस में कुछ पढ़ने के लिए तो बचा नहीं है ना? तो ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, ये बताया गया है ना? शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, है ना, समाज, संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। ना तो अर्थव्यवस्था में बदलाव दिखा, ना समाज में, ना संस्कृति में, है ना? इनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखते हैं। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस उपमहाद्वीप में विविधता इस तरह से दिखने लगी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। मतलब कुछ इतिहासकार मानते नहीं इसे। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक, सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। किससे? सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, देखेंगे आप लोग। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। प्राचीन समाज की बात हो रही इसमें, है ना? जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांव के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? किनके? साम्राज्य और प्रारंभिक दौर के जो राज्य थे उनके बारे में। कृषिकर्मी, शहरों और गांव के जो निवासी थे उनके बारे में। तो इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक
राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी, है ना। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं, है ना। जो इतिहास के जो ये 1000 साल है ना, क्या रहे, अनेक इनमें बदलाव हुए उसके ये साक्षी रहे हैं। ये आपके इतिहास में बता दिया है, एनसीईआरटी है आपके क्लास 7 की, है ना। पहला चैप्टर है आज। चीजें समझ पा रहे होंगे, चीजों को आप लिंक भी कर पा रहे होंगे। तो वही कि आपका संस्थान नंदनी आईएएस आप लोगों के साथ में, है ना। संस्थान की टीम आप लोगों के साथ में। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इतना तो करता ही बनता है, क्योंकि लक्ष्य यूपीएससी 2025 बैच, है ना, वही बनाया गया आप लोगों के लिए। और जो 25 मई 2025 की जो परीक्षा है प्रीलिम्स, उसको टारगेट करके जो जो दिया जा रहा है आपको, आप इसे ग्रेड करते रहिए, आपकी परीक्षा बहुत आसान हो जाएगी। चलते हैं यहाँ से। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ, 8वीं और 11वीं शताब्दियाँ, देख लो 16वीं और 18वीं, है ना, ये शताब्दियाँ हैं। 8वीं और 11वीं शताब्दियाँ से काफी भिन्न थी। जो शताब्दियों का टाइम दिया गया उनसे क्या, ये शताब्दियाँ काफी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। कि हम इस जो ये दिया गया ना, इसको हम एक ऐतिहासिक काल नहीं देख सकते। अगर इसको देख रहे हैं तो इनमें समस्याएं हैं, वो इसमें बताया गया है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है, तो आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है ना। इसका भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति, इनका भाव जुड़ा हुआ है ना, मध्य युग से और आधुनिक से। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। क्या निकलता है कि मध्यकाल तक कैसा था, रूढ़िवादी, चीज अपनी पुरानी चीजों को दोहराना, है ना। और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, ऐसा बता रहे हैं। जो मध्यकाल था उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ये ऐसा नहीं था। एक हमें पता है कि ऐसा नहीं था, परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये बता रहे कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो मध्यकाल का जो युग था वो कैसा था, रूढ़िवादी था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय क्या परिवर्तन आते रहे। इन 1000 सालों के दौरान कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। कई क्षेत्रों की इतने ग्रोथ कर गए थे वो क्षेत्र, तो जो यूरोप की कंपनियां थी वो अपने देश में, यहाँ उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में आने लगी, है ना। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, ये आपके लिए कहा गया है। और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जब भी संभव हो ये देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, है ना। ये आपके लिए कहा गया है कि जो हम जो पढ़ रहे हैं वो हमने जो जो पिछली क्लास की जो पुस्तक पढ़ी है उससे तुलना करेंगे और आज के समय से तुलना करेंगे, है ना। क्या बदलाव हुआ क्या नहीं वो हम इसमें देखेंगे। तो ये बताया गया उसने, एनसीईआरटी ने। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी ये देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है ना। जो आसपास की जो दुनिया है उस पर हम नजर देख के डालेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है या जो पहले था वही है। तो ये आज का जो अध्याय 1 था ये हमारा समाप्त हो गया, है ना। और इसमें कुछ कराने को बचा नहीं है ना। बीज शब्द है ये, पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र और काल विभाजन, ये तो हम जान ही चुके हैं, है ना। तो आज हमने क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में जो होगा हमारा अध्याय 2 होगा, है ना। और इसमें कुछ बचा नहीं है चैप्टर में, सारा कुछ हो गया, और जो इसमें बचा है वो आप लोगों के लिए करने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे
नए राजा और उनके राज्य। जो अगले दिन जो हमारी क्लास होगी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आज हमने अपनी एनसीईआरटी पढ़ के जो 7th क्लास की हमने जो एनसीईआरटी पढ़ी है, उसका जो पहला अध्याय हमने आज जो पढ़ा है और जो हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, उनसे हम जो तुलना कर पा रहे हैं और उनमें जो समय दिया है 11 वर्ष में जो हुए परिवर्तन चेंजेस, उनसे आप कितना क्या देख पा रहे हैं? उससे कितना सीख पा रहे हैं? कैसे ग्रंथ चेंज हुए, है ना? कैसे नाम चेंज हुए, कैसे वाक्य शब्द बदल गए, तो उस चीज़ का इसमें बताया गया था। तो हमने बड़े संतुष्टि से धैर्यपूर्वक हमने पढ़ लिया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना? और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।